अंशवीर सिंह भाटिया आप सभी का स्वागत करता हूं आईआईटी बीएचयू और लिटेरिया इनसाइट्स की ओर से जिंदगी विद किताब के आज के हमारे सेशन में। आज हमारे साथ ईरा मैम और ज्योति मैम प्रेजेंट हैं। मैं सबसे पहले हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताना चाहूँगा। ईरा मैम एक लेखक, चित्रकार और फिल्मकार हैं। बीकानेर में जन्मी आप बीएससी एमए इतिहास और मास कम्युनिकेशन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा है। दुनिया में लेखक के रूप में एक जाना पहचाना नाम, जो कि भारत में हिंदी ऑडियो स्टोरी के रूप में देखा जाता है, और हाल ही में आपने पेंगुइन रैंडम हाउस हिंदी पॉकेट बुक से आपका नॉवेल लव ड्रग रिलीज हुआ है। आपकी लेखकीय यात्रा में कई पड़ाव हैं, जैसे 3 काव्य संग्रह, अनछुआ ख्वाब, मेरे प्रिय, कैनवस पर धूप, कहानी संग्रह रात पहेली, चांद पास है, और नॉवेल अभी अभी जिस पर आज चर्चा करेंगे हम, लव ड्रग। कुछ ऑडियो नॉवेल्स, गुस्ताख इश्क, प्यार के इस खेल में, ऑडियो बुक्स, मेरे हमनफस, ये मुलाकात एक बहाना है, कॉलर ऑन हंट, रिजर्व सीट, पटरी पर इश्क आदि, और लाइफ लेसन बुक्स जैसे लाइफ सूत्र और आरएक्स लव 366। फिल्म मेकर के रूप में आप 4 शॉर्ट फिक्शन फिल्म्स भी दे चुकी हैं, जैसे फ्लर्टिंग मेनिया, डब्ल्यू टर्न, इवन द चाइल्ड नोज और रेनबो। इस समय बॉलीवुड में पटकथा लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग भी आप कर रही हैं, और चित्रकार के रूप में 10 साल से एकल प्रदर्शनियां कर चुकी हैं। और इस प्रकार से आपका जीवन परिचय हम सभी के लिए बहुत अधिक जो है इंस्पायरिंग है, क्योंकि इतनी सारी चीजें, वो भी साहित्य के एरिया में ये योगदान बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। साथ में ज्योति मैम, जो कि शैक्षणिक योग्यता से एमबीए और कार्यानुभव से इन्फोसिस और वर्लपूल जैसे कॉर्पोरेट से जुड़ी रह चुकी है, और इन सबके बावजूद उनका साहित्य के प्रति जो रुझान है वो हम देख सकते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया राइट सीजन 3 की एक सम्मानित विजेता आप हैं। आपने द हेम्स ऑफ ह्यूमन इमोशंस, अराउंड द वर्ल्ड थ्रू माय लेंस और हार्ट सेंचुरी एंड अदर स्टोरीज जैसी प्रशंसित पुस्तकें द्वारा हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है, और अपनी पुस्तक आनंदी से उन्होंने हिंदी साहित्य में अपना कदम रखा है। और यह पुस्तक पाठकों द्वारा बहुत पसंद भी की गई है, क्योंकि ये एक लड़की की जो जीवन में समस्याएं आती हैं और उससे उभर कर वो आगे बढ़ती है, इस पर बेस्ड है। सावित्रीबाई फूले राष्ट्रीय सम्मान, आइकॉनिक ऑथर 2022 एवं ग्लोबल प्रोग्रेसिव वुमेन अवार्ड 2022 से सम्मानित आप रह चुकी हैं, और द लिटरेरी मिरर नामक साहित्यिक पत्रिका में कॉलमिस्ट हैं। इसी के साथ आप प्रतिष्ठित संस्था आईआईटी बीएचयू की काशी यात्रा उत्सव में एक ज्यूरी मेंबर की तरह भी आप आ चुकी हैं। और इसी परिचय के साथ इस सेशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा, जिसमें आपकी पुस्तकें ज्योति मैम की आनंदी और ईरा मैम की लव ड्रग पर हम बात करेंगे। तो इसके अलावा अगर आपको अभी कुछ ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं। ईरा मैम, ज्योति मैम। थैंक यू मिस्टर सिंह। आप सभी को नमस्कार। हेलो ज्योति जी। हेलो ईरा जी, एंड थैंक यू सो मच इतना जनरस इंट्रोडक्शन के लिए, और इस मंच पर आज आकर बहुत अच्छा लग रहा है। एंड हेलो टू एवरीवन। थैंक यू मैम, ये हमारा प्लेजर है आप यहाँ पर आए हमारे मंच पे हमसे बात करने के लिए। ज्योति मैम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लेखिका बनने से पहले आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी रही हैं, तो आपका वो सफर कैसा रहा? ये मुझसे काफी पूछा जाता है, और मैं खुद भी बहुत ज्यादा इस पर विचार करती हूँ, आत्ममंथन जिसे कहते हैं, क्योंकि लेखिका बनने से पहले का मेरा जीवन मुझे लगता है जैसे एक पैरेलल यूनिवर्स था। मैं एक अलग जीवन काल में थी और कुछ और ही कर रही थी। तो उस दौरान मैंने काफ़ी कुछ किया। एक एचआर प्रोफेशनल रही मैं, और जैसे कॉर्पोरेट्स में काम किया एचआर में, और उसके बाद फिर मैंने करियर से थोड़ा ब्रेक लिया, जिस दौरान मैंने देश प्रदेश के कई जगहों में भ्रमण किया, वहाँ रही मैं। तो लगभग 1 दशक में बाहर रही, और फिर आई हैव बीन अ थ्रू आउट रीडर, मतलब काफ़ी पढ़ाइयाँ की मैंने उस दौरान, काफ़ी बुक्स पढ़े। एक होम मेकर रही मैं, एक फुल टाइम मॉम रही, और ये सब करने के बाद फिर लेखन मेरे जीवन में आया, और ऐसा लगता है जैसे उसके बाद से मैंने फिर से जीना शुरू कर दिया।
साहित्य से जुड़ाव आपका काफी रोमांचक है जी और ये काफी इंस्पायरिंग भी है सभी के लिए कि जिस प्रकार से आपने दोनों चीजें मैनेज की। हाँ, ईरा मैम, हमने देखा कि बहुत सारी आपके जो कार्य है वो हिंदी भाषा में है, पर हिंदी में लिखना और उसे लोगों तक पहुंचाना अपने आप में एक चुनौती रहता है। तो ये कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए एक खास पहचान बनाना हिंदी भाषा में अपने कार्य को? देखिए, मैं मानती हूँ कि हम जिस भाषा में सपने देखते हैं, जिस भाषा में सोचना शुरू करते हैं, तकलीफ में जो भाषा सबसे पहले हमारे मुंह से निकलती है, वही भाषा जो कि मेरे लिए हिंदी है और किसी के लिए कोई और भाषा हो सकती है। तो इसीलिए मैंने उस भाषा को चुना, क्योंकि मैं उसमें अपने आप को पूरी तरह अच्छे से व्यक्त कर सकती थी, हर तरह की फीलिंग को। तो मार्केट बनाना मुश्किल तो हर भाषा के लिए है, क्योंकि आज इतनी सारी बुक्स आ रही हैं, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, इतनी सारी फिल्में आ रही हैं, और प्रचार तो बहुत जरूरी है। जैसे ज्योति जी भी कनेक्ट करेंगी इस बात से कि जो कि मार्केटिंग में वो रही है, तो बिना मार्केटिंग के तो एक छोटी सी अगरबत्ती भी नहीं बिकती है। तो मुझे लगता है मार्केटिंग तो करना बहुत जरूरी है और प्रॉपर वे में मार्केटिंग करना जरूरी है, क्योंकि कितनी किताबें आई और गईं, कितनी फिल्में आई और गईं, पता ही नहीं चलता, चाहे वो कितनी भी अच्छी हों, अगर उनको लोगों तक उनकी सूचना नहीं जाएगी। तो इसमें सोशल मीडिया का बहुत योगदान रहा, क्योंकि मेरी जो भी किताब आई, मुझे पाठकों तक सूचना पहुंचाना आसान रहा उसके थ्रू। बाकी अखबारों के माध्यम से, मैगजीन्स में रिव्यू के माध्यम से। तो जितनी ज्यादा आपकी किताब की, आपके प्रोडक्ट की बात होगी, उतनी उसकी रीच होगी। और उसके बाद आती है माउथ पब्लिसिटी। अगर लोग उस चीज से कनेक्ट करते हैं, वो चीज अच्छी है, उसमें लिखा दर्द, उसमें लिखा प्यार उनको अपना सा लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो हमारे दिल की ही बात है, तो फिर वो माउथ पब्लिसिटी के थ्रू मेरे एक रीडर को पसंद आया, तो उसने और 4 लोगों को उसको सजेस्ट किया या से शेयर किया। तो इस तरह मार्केटिंग चलती है, और मुझे लगता है कि मुश्किल नहीं है अगर हम शुरुआत कर रहे हैं और लगातार उस किसी भी लक्ष्य को लेके चलें, तो हमें जरूर उसका रिजल्ट मिलता है। और मुझे, क्योंकि मैंने हिंदी में ही लिखा है हमेशा से, और ऑडियो बुक्स को मेरे बहुत लिसनर्स मिले और नॉवेल्स को पाठक मिले, और लगातार मेरी कोशिश रहती है कि जिस भी माध्यम से हो सके मैं अपनी किताबों के बारे में, अपने काम के बारे में सूचना दूं, और यही प्रोसेस है जी। ये बहुत गहरी बात है कि लगातार अगर हम काम करते रहें तो वो जरूर पूरा होता है, जिस प्रकार से आपकी किताबें आज हम सभी को प्रेरित करती हैं। इस लिखने की जो जर्नी रही है, आपकी लेखन की पूरी जर्नी, इस दौरान क्या जीवन में उतार चढ़ाव आपने महसूस किया? जैसे मैंने भी टीवी पत्रकारिता से शुरू किया था, लेकिन ऐसा होता है कि हम सब जीवन में एक कुछ खास काम करने के लिए आते हैं, और जब तक हम वो खास काम नहीं कर रहे होते, हम एक तरह से नीड में चल रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी पढ़ाई करी और जॉब किया, तो मैं भी एक तरह से नीड में चल रही थी, क्योंकि मुझे किसी और चीज की तलाश थी, और वो तलाश मेरी खत्म हुई शब्दों पर आकर, रंगों पे आके। मैं शुरू से, मतलब मेरा ख्वाब था कि मैं राइटर बनूं, और जहां तक बोल सकते हैं कि मेरी डेस्टिनी मुझे लेकर आई। तो मेरा 2011 में मेरी एक पेंटिंग यूएस में सेल हो गई सोशल मीडिया के थ्रू, जो मैं शौकिया कभी कभी बनाती थी। और जब मेरी पेंटिंग सेल हुई तो मुझे एक मोटिवेशन मिला, और उस मोटिवेशन को लेके फिर मैंने और पेंटिंग्स करी, और लगातार साथ में मेरी राइटिंग चलती रही। तो ये फिर मैं एक रिस्क ले पाई कि मुझे रेगुलर जॉब नहीं करना है, मुझे अपना जो करियर है वो शब्दों के साथ ही बनाना है, रंगों के साथ ही बनाना है। तो ये क्रिएटिव जर्नी मेरी वहां से स्टार्ट हुई। तो हमें डायरेक्शन मिलता है, हम लोगों को जो बोलते हैं ना, रेड फ्लैग्स भी दिखते हैं, और हमें एक लाइट भी दिखती है कि हमारे लिए ये चीज सही है या ये चीज गलत है, और ये मेरा डायरेक्शन है। तो बस वही करा मैंने कि उस डायरेक्शन को चुना, और उसमें मुझे मजा आने लगा, क्योंकि जब आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बन जाता है, तो फिर उसमें ना आप कभी थकते हैं, ना आपको उसमें छुट्टियां चाहिए होती हैं, आप हमेशा क्रिएट ही कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि राइटिंग में आने से जो है, मैंने अपने आप को तलाश किया पूरी तरह से। ये तो बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है
कि एक पैशन को हम फॉलो करते हैं और उसी को अपना जीवन बना लेते हैं। मैम, ज्योति मैम, आप TOI राइट सीजन 3 की एक सम्मानित विजेता रह चुकी हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर आप इससे कितना प्रभावित हुई और उसने आपके जीवन पर क्या असर डाला, एक लेखक के रूप में भी और वैसे भी? जी, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं बोलूँगी ईरा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है लगभग बहुत सारे जो लेखक लेखिकाएं हैं इस बात से रिलेट करेंगे कि लेखनी से पहले हमारे जीवन में जैसे लगता है, उन्होंने कहा नींद में चल रहे हैं, स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं, वैसा ही महसूस होता है। और जब हम लिखना शुरू करते हैं तो हम जैसे अपने आप को तलाश लेते हैं। तो वो उनकी उस बात से मैं बहुत बहुत ज़्यादा अग्री करूँगी और रिलेट करूँगी। और मेरे लिए भी वही रहा, क्योंकि मैं जब वापस इंडिया आई थी तो मैं अपने आप को फिर से तलाशने की कोशिश कर रही थी कि मैं फिर से कुछ शुरुआत करूं अपने प्रोफेशन की। और उस दौरान मैंने कुछ मूवी रिव्यूज़, बुक रिव्यूज़ लिखे थे जिसे लोगों ने पसंद किया और थोड़ा मनोबल मेरा बढ़ा था कि ठीक है, राइटिंग में मैं कुछ आगे सोचती हूँ। और उसी वक्त मैंने एक कहानी लिखी TOI राइट इंडिया सीजन 3 के लिए, ऑथर उपमन्यु चैटर्जी के प्रॉम्प्ट के लिए। और लकीली मेरी पहली कहानी जो है वो सिलेक्ट हो गई थी एज अ विनर। सो दैट वो मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग फीट रहा। और तब वो जो एक कॉन्फिडेंस होता है कि एक स्टैम्प मिल गया कि हाँ, ये दिस इज द राइट पाथ, गो अलोंग विद दिस। तो वैसे फिर शुरुआत हो गई लेखन की। मैं कहूँ तो मैंने अपने अंदर एक स्टोरी टेलर को डिस्कवर किया राइट इंडिया के थ्रू। और एज अ पर्सन, बिकॉज जब आप राइटर बन जाते हो तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट इवॉल्विंग एज अ पर्सन, आई बिलीव। क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें जो पहले ध्यान नहीं देते थे, अब आप और ऑब्जर्वेंट हो जाते हो। यू बिकम मोर एम्पथेटिक, नॉट ओनली टू पीपल अराउंड यू, बट ऑल्सो जो किरदार कहानियों में हम पढ़ते हैं या देखते हैं टीवी पर, उनसे भी हम काफ़ी रिलेट करने लगते हैं, कनेक्ट करने लगते हैं, उन्हें समझने लगते हैं। और सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमारा बढ़ जाता है, वो अपने अंतर्मन में तलाशने, ढूंढने की, विचारों को जगाने की। तो एज अ पर्सन मैं काफ़ी ग्रो की हूँ। तो राइट इंडिया से ये सब शुरुआत हुई है। तो मैं कहूँगी मेरे लेखन और व्यक्तिगत रूप से भी उसने मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया है। और उसके बाद जो भी हुआ है, इट हैज़ जस्ट केप्ट हैपनिंग। तो दैट्स ऑल। ये तो है कि लेखन बहुत सारे नए आयामों को जन्म देता है हमारे जीवन में। ये जो लिखने की आदत है वो आमतौर पर हमें हमारे बचपन से ही उत्पन्न हो जाती है। तो कोई ऐसा उदाहरण आपके जीवन का जिसमें आपने स्कूल या कॉलेज के दिनों में कुछ लेखन कौशल से खुद को चकित किया हो? मैं कहूँगी एक इच्छा, प्रबल इच्छा मेरे में शुरू से रही है। आई डोंट नो, और मैं कभी वो समझ नहीं पाई क्या थी, क्योंकि जब भी मैं कोई एक किताब हाथ में लेती थी तो एक टगिंग फीलिंग इन माय हार्ट, वो एक ऐसा रहता था मुझे, एंड आई वाज नॉट एबल टू पिन पॉइंट व्हाट वाज दैट। और लिटरेचर इनग्रेन्ड अपब्रिंगिंग रहा है मेरा। मेरे पेरेंट्स भी लेखन के ही क्षेत्र में थे, तो काफ़ी कुछ साहित्य की बातें होती रहती थी घर में। और स्कूल में भी काफ़ी बुक्स पढ़ने का मौका मिला हमें, बोथ हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर दोनों में। तो एक्सपोजर काफ़ी रहा। लेकिन मैं कहूँगी मैं शुरू से ही रीडर रही हूँ, एविड रीडर रही हूँ। राइटिंग बहुत ही बाद में आया मेरे जीवन में। और अब जब मैं अपनी किताब हाथ में लेती हूँ तो आई फील कंप्लीट। देयर इज नो मोर टगिंग फीलिंग इन माय हार्ट। तो मे बी दैट वाज वेयर आई वाज मेंट टू। जैसे इरा जी ने भी अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही थी बहुत अच्छी, कि हमारे जीवन का एक पर्पस रहता है। और लकी होते हैं हम लोग जो अगर वो पर्पस ढूंढ लेते हैं और उसमें फिर हमें कंप्लीट हैप्पीनेस मिल जाता है। तो वो राइटिंग मेरे लिए बाद में आया। और स्कूल के दौरान, कॉलेज के दौरान मैं कहूँगी लिखना बस वही होता था जो हम कॉम्पोजिशन या फिर स्टोरीज वगैरह स्कूल के लिए लिखा करते थे। तो ऐसा बहुत ज़्यादा लेखन उस वक्त नहीं था मेरे लिए। लेकिन स्कूल में जब भी मैं कुछ लिखती थी तो मेरी टीचर्स बुलाकर मुझे, स्पेशली हिंदी की टीचर ने बुलाकर एक बार बहुत प्रशंसा की थी और कहा था कि तुम लिखना कभी अपने जीवन में। तो उस वक्त तो मैं बात समझ नहीं पाई थी। लेकिन आज जब मैं आनंदी लेती हूँ या फिर अपने कुछ आलेख कभी मैं लिखती हूँ हिंदी न्यूज़पेपर, तो वो देखकर लगता है कि शायद वो बात सही थी और अभी मेरे जीवन का पर्पस मुझे मिल गया है लेखन द्वारा। आनंदी पढ़कर बेशक आपकी शिक्षिका को भी बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि जिस प्रकार से वो एक लड़की के संघर्षपूर्ण जीवन के ऊपर रोशनी डालती है
बहुत महत्वपूर्ण है उसे जानना, उसे पढ़ना, उससे अवगत होना। ईरा मैम, आपकी जो किताब है लव ड्रग, ये लव ड्रग बाकी ड्रग से कैसे अलग है और इसका हमारे जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ता है? प्यार जो है, लव है, वो एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा है जो हम सबको सिर्फ महसूस होती है, हम उस ऊर्जा को देख नहीं सकते हैं। और वही एक ऐसी ऊर्जा है कि मुझे लगता है जीवन में जो कुछ अच्छा है उस ऊर्जा की वजह से हम अपने काम को प्यार करते हैं, तो हम उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। हम अगर किसी काम को पसंद नहीं करते हैं तो हम उसमें थक जाते हैं, बेमन से उस काम को करते हैं। लेकिन अगर उसी काम को हम प्यार करते हैं तो हम उस को बहुत दिल से करते हैं, उसमें थकते नहीं हैं। तो ये जो प्यार एनर्जी है वो एक ड्रग की तरह है जो हमें हाई करती है, हमें गुड फीलिंग मतलब फील गुड करवाती है। इसलिए इसका नाम मैंने लव ड्रग रखा। और ये बाकी नशों से इसलिए अलग है कि बाकी नशों जो बाकी ड्रग्स हैं उन्हें आपको खरीदना पड़ता है और वो आपकी हेल्थ पे बुरा असर डालती हैं। जबकि प्यार को खरीद नहीं सकते हैं और प्यार को सिर्फ प्यार से ही जीता जा सकता है। और प्यार से कोई नेगेटिव इफेक्ट आपकी लाइफ पे नहीं पड़ता है। प्यार एक मोटिवेशन का काम करता है, हैप्पीनेस का काम करता है। जब आप प्यार में होते हैं तो कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो वो आसान लगने लग जाती है जब हमें हमें प्यार करने वाले लोग होते हैं हमारे आसपास। तो इसलिए इसका नाम लव ड्रग है कि हम इसमें हाई रहें और गुड फील गुड करते रहें। और बाकी नशों से तो बचना ही चाहिए, बाकी ड्रग्स तो हार्मफुल होती हैं, वो थोड़ी देर का फील गुड कराती हैं, लेकिन बाद में अगर आप बहुत ज्यादा बूज कर लें तो अगले दिन आपको हेडेक होता रहता है। और लेकिन प्यार में ऐसा नहीं है, आपको जितना प्यार मिलेगा आप उतना लाइट होंगे, उतना खुश रहेंगे। तो बस यही है लव ड्रग। ये तो बहुत गहरी बात है कि प्यार को खरीदा नहीं जा सकता और लव ड्रग बाकी ड्रग से बहुत ज्यादा बेहतर है कि हमारे जीवन के लिए भी। आप एक फिल्म मेकर भी हैं, तो इस पुस्तक को या अन्य किसी पुस्तक को किस रास्ते से होकर गुजरना पड़ता है बड़े पर्दे पर आने के लिए? देखिए, पेज टू स्क्रीन एक लंबा प्रोसेस होता है कि कहानी जो है पहले हम अपने दिमाग से पन्नों पे उतारते हैं और पन्नों से उस कहानी को पर्दे पे उतारना, जिसे बोलते हैं कि स्क्रिप्ट राइटिंग, जिसके लिए पहले स्क्रिप्ट राइटिंग करनी पड़ती है, या पटकथा। पटकथा मतलब पर्दे की कथा, जो कथा पर्दे पे चलेगी। तो उसमें काफी क्राफ्ट का डिफरेंस होता है। एक तो लेखन में एक नॉवल लिखना, स्टोरी लिखना एक अलग चीज है, लेकिन जब हम पटकथा या स्क्रिप्ट लिखते हैं तो वो एक क्राफ्ट होता है, क्योंकि आपको उसमें मिनट का हिसाब रखना पड़ता है, फ्रेमिंग का हिसाब रखना पड़ता है। और उसमें आपको दिखाना होता है, आप हर चीज को नरेट करके नहीं बता सकते हैं। उसमें आपको जो सीन्स के माध्यम से चीजों को एस्टेब्लिश करना होगा और दिखाना होगा। और किताब की जो यात्रा है फिल्म तक, वो लंबी होती है। वो उसी तरह की यात्रा है जैसे स्कूल जाते बच्चे को और फिर उसे ग्रेजुएशन करना है, उस उतनी यात्रा आप मान लीजिए। तो इसके और दूसरा ये होता है कि जो कहानी या नॉवल होता है या एक बुक होती है, उसको लिखने में सिर्फ लेखक का दिमाग लगता है, ठीक है, बाद में एडिटर और पब्लिशर इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब आप एक फिल्म लिखते हैं तो वो फिल्म जो है टीम वर्क है। उसमें कैमरामैन भी होगा, उसमें डायरेक्टर होगा, उसमें प्रोड्यूसर होगा। तो ये बहुत महंगा प्रोसेस भी है। लेकिन हर किताब की एक डेस्टिनी होती है और सभी ये चाहते हैं कि उनकी किताब पर कोई उनकी कहानी पर है जो फिल्म बने। क्योंकि फिल्म तो बेशक सबसे प्रसिद्ध माध्यम है और लोगों को सबसे अच्छा भी लगता है, क्योंकि बैठ के पढ़ना और उसी चीज को दृश्य के रूप में सामने देखना वो एक अलग एक्सपीरियंस है, जिसमें म्यूजिक भी होता है। इसीलिए मैंने फिल्म मेकिंग को चुना, क्योंकि इसमें सारी विधाएं आ जाती हैं कला की। इसमें संगीत आ जाता है, इसमें कैमरा आ जाता है, इसमें राइटिंग आ जाती है, इसमें पेंटिंग आ जाती है, आपको फ्रेमिंग और आपका आर्ट डायरेक्शन, उस हर चीज उसमें आती है। तो एक संपूर्ण रूप से जो कलाएं वो फिल्म में समाहित हो जाती हैं। तो दोनों अलग अलग माध्यम है और दोनों बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक जो अच्छा लेखन है और जो स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है वो अच्छी फिल्म की बैकबोन होती है। क्योंकि कितनी भी बड़ी बजट की, कितनी भी महंगी फिल्म हो, बड़े एक्टर्स हो, लेकिन अगर उसकी बैकबोन वीक है, अगर उसकी कहानी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो फिल्म नहीं चल पाती है। तो राइटिंग, मुझे लगता है राइटर की जो
जिम्मेदारी है, और राइटर की जो इम्पोर्टेंस है उसे बिल्कुल भी नकारा नहीं जा सकता है। जी। ये तो है, बड़े पर्दे पर लाना बेशक चुनौतीपूर्ण होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि लव ड्रग जो इंस्पिरेशन देती है बाकी ड्रग से दूर जाने का, उसे भी किसी दिन बड़े पर्दे पर हम देखें। मैम, बात करते हैं आनंदी की। आनंदी को लेकर जो आमतौर पर हमारे मतलब इस जो पुस्तक है वो काफी लोकप्रिय है लोगों के बीच में, तो आप अपने जीवन में किसी घटनाक्रम के बारे में बता सकती है जिसने आपको प्रेरणा दी हो आनंदी की इस कहानी को पन्नों पर उतारने में? जी, पहले तो पाठकों ने इस कहानी को बहुत पसंद किया, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये कहानी कुछ दशकों पहले क्या हुआ करता था एक स्त्री के लिए, जन्म लेना और फिर अपने जीवन क्रम को आगे बढ़ाना, उसको दर्शाती है। और हर एज ग्रुप के पाठकों ने इसे पसंद किया है लगभग, तो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा मेरा ये मानना है, मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी किरदार बनाते हैं अपनी कहानियों में, उसमें कोई ना कोई हमारा एक अंश रहता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, या किसी भी फॉर्म में हो, वो दिखता है। लेकिन मेरे लिए शायद ये उल्टा रहा, क्योंकि मुझे लगता है आनंदी मेरे लिए एक जीवंत किरदार जैसी हो गई, और उसका कुछ अंश मेरे जीवन के घटनाक्रमों में अलग अलग फेज में मैं ऐसा देख पाती हूँ। चाहे वो, और इस बात से जो किताब के यहाँ पे एडिटर भी बैठे हैं नीतीश जी, वो शायद अग्री करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस पुस्तक की मेरी पूरी जर्नी में मुझे बताया, गाइड भी किया है, और ही माइट अग्री कि कैसा रहा। तो मैनी अ टाइम्स लाइक मुझे अपने आप को उस किरदार से अलग करके और फिर भी उसे अपने जीवन में उसको देखना, वो रहा है। लगभग ऐसा लग रहा था जैसे कि मैंने आत्मसात कर लिया हो। और काफी ऐसी क्वालिटीज हैं जो सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे लगता है हर लड़की, हर स्त्री अपने जीवन के हर फेज में शायद रिलेट कर पाएगी, क्योंकि कई दशक पहले कई बातें थी जो आज भी हम जब उस जीवन के उस पड़ाव पर रहते हैं तो हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या चीजें बदली हैं सच में, या हम वहीं के वहीं खड़े हैं। कुछ मामलों में शायद हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कुछ बातें वहीं की वहीं हैं। तो ऐसी कुछ बातें हैं उस कहानी में जो शायद पाठकों को शायद इसलिए पसंद आ रही है। और आनंदी का जो कैरेक्टर है कि वो हर चीज को क्वेश्चन करती है। आमतौर पर जैसे उस जमाने में होता था, स्पेशली लड़कियां हैं, कुछ भी सिस्टम है, रिचुअल है, या कुछ बातें हैं समाज के जो नियम कानून हैं, फैमिली के, सहजता से स्वीकार कर लेना, अच्छा यही जीवन क्रम है। लेकिन आनंदी का जो किरदार है वो उसे एक प्रश्न चिन्ह लगाकर देखती है, क्या ये सही है, क्या मुझे ये करना चाहिए, और वो अपने समय से आगे सोचती है। तो मुझे लगता है ये बातें शायद मैंने भी अपने जीवन में अलग अलग पड़ाव पर आत्मसात किया हुआ है, और शायद इसलिए वो उस किरदार में भी झलकता है। और अपने आसपास हर चीज को एक अलग नजर से देखना, समय से आगे सोचना, समझना, और किसी भी सिचुएशन में अपने आप को वहां से निकालने की कोशिश करना, वहां पे अपने आप को उस जटिलता में अपने आप को महसूस करके छोड़ नहीं देना, बल्कि उससे आगे बढ़ने की कोशिश करना लगातार। ये सब बातें मैंने उसमें दिखाई हैं आनंदी में, और जो मुझे लगता है हर लड़की अपने जीवन में, स्पेशली आज के जमाने में तो। तो मैम, एक व्यक्ति के रूप में आनंदी ने आपकी विचार प्रक्रिया में कितना परिवर्तन किया है, या ये केवल एक कल्पना मात्र है जो एक सिर्फ समाज के लिए है, या व्यक्तिगत इसका क्या प्रभाव रहा है आपके मुझे लगता है ये एक कल्पना मात्र तो नहीं है, क्योंकि जैसा मैं पहले बोल रही थी, जब हम कोई भी किरदार क्रिएट करते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे वो राइटिंग में, लेखन में हो, चाहे वो वीडियो कंटेंट हो, या जो भी हो कहानी में, जब जब भी हम कोई किरदार बनाते हैं तो वो एक कल्पना मात्र नहीं रह जाता, वो जीवंत हो जाता है लेखक के लिए भी। और उसे उसी जीवंत फॉर्म में जो है हम दर्शकों या रीडर्स तक भी पहुंचाते हैं। और आनंदी स्पेशली लिखने के क्रम में
विचार मेरे काफी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि मैंने सबसे पहली बात तो जो खुद अपने किरदार से सीखा है, आपदा में अवसर ढूंढना। क्योंकि कई सारी बातों में जीवन में हर छोटे बड़े जो भी डिफिकल्टीज आते हैं, हम हतोत्साहित हो जाते हैं और लगता है अब यहाँ से कहाँ आगे कैसे। तो वो किसी भी आपदा में अवसर ढूंढना, ये मैंने आनंदी किरदार से ही सीखा। और भले ही मैंने उसे क्रिएट किया हो तो शायद वो कहीं ना कहीं था ऑलरेडी। और वो सबसे बड़ा बदलाव जो मेरे विचार में आया है वो है। और दूसरा, जैसा मैं बोल रही थी, हर लड़की या हर औरत इससे रिलेट कर सकती है कि दशकों पहले कैसा था जीवन, आज कैसा है, और जीवन के हर पड़ाव में क्या क्या कैसे चेंजेस आते रहते हैं और कैसे आगे बढ़ते जाना है। शिक्षा हमें कितना आगे बढ़ाती है। तो शिक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो अब तो काफ़ी महिलाएं शिक्षित हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी कई जगह अभी भी ऐसे हैं, गाँव में, समाज में कई ऐसे वर्ग हैं जहाँ अभी भी शिक्षा नहीं पहुंची है। तो शिक्षा से और आत्मनिर्भरता से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, ये मैंने सीखा है अपने किरदार से, इस किताब से। और जो सीख मैं पाठकों तक भी पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। अगर ज्योति काफी मैम की इंस्पायरिंग परमिशन है हो, आनंदी की कहानी। जी, अगर जी ज्योति जी मैम की दीदी। परमिशन हो और अश्विनी जी अगर आपकी परमिशन हो, तो मैं आनंदी के बारे में दो चार सब, चूंकि इसका संपादक होने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है, तो सबसे बड़ी जो चीज थी कि मेरे लिए जो सवाल था, जब वो कहते तो हिंदी में महिलाओं पे बहुत किताबें लिखी गई हैं, बहुत पहले भी लिखी हैं और बहुत लिखी जाएंगी। मेरे लिए जो सबसे बड़ा मसला था कि अक्सर हम गांव की महिलाएं, गांव की औरतें, गांव की लड़कियों का एक ना अलग सा, एक मैं इस तरह से पिक्चर पेंट कर देते कि बड़े ही वो लाचार हैं, मजबूर हैं। और जब मेरे पास बुक आई, मैम जैसे मैम ने बताया कि ये विदेशों में रह चुकी है, अमेरिका में शायद 7 साल, 5 साल, और लंदन में, मतलब तकरीबन दशक भर का। तो कई बार क्या होता है ना कि हम विदेश में रहते हैं, भारत बड़ा गरीब देश है, भारत संस्कारों के, हमने एक माइंड, ऑब्वियस सी बात है सारी चीज सही है, लेकिन एक फंतासी की जो दुनिया बोलते हैं, फैंटेसी, वो हमारे माइंड में क्रिएट हो रहा है। रियलिस्टिक ग्राउंड पे कितना असर डालेगी बुक, वो सबसे बड़ा सवाल होता है। और कहीं ना कहीं मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगी जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था, जब इस बुक पे काम कर रहा था, कि वो लंदन और अमेरिका, पेरिस, जहां जहां ये घूम के पूरे यूरोप घूमी हुई है, उसको छोड़ के इन्होंने उस ग्राउंड रियलिटी को कोशिश करा कि मैं बुक में डाल सकूं। क्योंकि बहुत आसान है, कहते हैं इसी कमरों में बैठ के किसी भी पे भी जो है प्रश्न चिन्ह लगाना, किसी के रहन सहन पे, किसी के तरीके पे, आपदा पे, अवसर पे, सारी चीजों पे आसान है, लेकिन क्या मैं उस चीज के साथ जस्टिफाई कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, वो मेरे लिए सबसे बड़ा मसला था। और जब बुक को पढ़ा तो मुझे एक बात का एहसास हुआ कि ज्योति मैम ने जो दुनिया वो जी के आई थी, भारत, वो दुनिया वो वहीं छोड़ के आई। और जो किताब में जो वो लिखना चाहती, उन्होंने भारत की सच्चाई, परिवेश को पूरी तरह से डालने की कोशिश करी है। तो इतना सा मेरी समझ में था, और बाकी तो ज्योति मैम खुद इसकी लेखिका है तो वो ज्यादा बेहतर बताएंगे। जी जी, नहीं, धन्यवाद। और शायद इस वजह से, आपके इस विश्वास की वजह से ही आनंदी आज इस मुकाम तक पहुंच पाई है। तो धन्यवाद। जिसने जी ईरा मैम, जो आपके नॉवेल लव ट्रक के किरदार हैं शाजिया और मार्टिन, उनके बारे में अगर आप दर्शकों को कुछ बता सकें कि आज के समय में आप उन्हें कैसे देखती हैं? मिस्टर सिंह, वो आज की दुनिया के ही किरदार हैं, हमारे आसपास के हैं। जब आप लव ट्रक पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं ये कहानी मेरी है। तो जब हम कनेक्ट करते हैं पाठकों से, और शाजिया आज की लड़की है जिसके एम्बिशंस हैं, वो लाइफ में कुछ बनना चाहती है, साथ ही साथ एक प्यार, क्योंकि लाइफ में मुझे लगता है बनने का सपना हर किसी का होता है, साथ ही साथ सब चाहते हैं कि उन्हें एक अच्छा जीवन साथी मिले, अच्छा पार्टनर मिले, लाइफ में बहुत सारा प्यार हो, अच्छी हैप्पी लाइफ हो। तो वही शाजिया चाहती है। मार्टिन एक एक्टर है, एनएसडी से पास आउट है, उसके एम्बिशंस अलग हैं। और किस तरह दो अलग दुनिया के लोग प्यार में पड़ते हैं, और प्यार जो है वो हमको पूरी तरह से हिला देता है। जब हम प्यार में पड़ते हैं तो एक तरह से पूरी आपकी जिंदगी बदल जाती है। शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा लगता है,
लेकिन जब ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं, जब धीरे धीरे एक दूसरे का नेचर, एक दूसरे की चॉइसेस, जीने का तरीका देखते हैं, तो वहाँ फिर उतार चढ़ाव शुरू होते हैं रिश्तों में। तो वही जब हम दो अलग तरह के लोग मिलते हैं और एक दूसरे को प्यार करते हैं, तो किस तरह एडजस्ट करना सीखते हैं। प्यार हमें पेशेंस सिखाता है। तो इसी तरह दोनों अलग बैकग्राउंड के थे, लेकिन जब प्यार में पड़ते हैं तो दोनों चेंज होते हैं, ताकि एक तरह से एक जो है सेम वेव लेंथ पे आके, और क्योंकि कोई भी रिश्ता तभी अच्छा चलेगा, रेजोनेंस तभी क्रिएट होगा जब दोनों की वेव लेंथ मैच होगी। तो दोनों किस तरह से उस रिश्ते को निभाते हैं खूबसूरती से। और क्योंकि ये आज की दुनिया है जिसमें प्यार इंस्टेंट कॉफी की तरह है, बहुत आसान है। पहले के जमाने में जो ओल्ड स्कूल लव होता था कि किसी को कोई पसंद आता था तो महीनों पलट के देखने का इंतजार करता था, या एक चिट्ठी पहुंचाने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ती थी किसी तरह, और उसके जवाब का इंतजार करना पड़ता था। और कितनी प्रेम कहानियां ऐसे ही खत्म हो जाती थी कि वो बात पहुंच ही नहीं पाती थी। लेकिन जो आज का जमाना है, आज का जो हम सोशल मीडिया के दौर में है, इतना आसान है। किसी को हम पसंद करते हैं तो उसे इंस्टाग्राम पर एक अच्छी 4-5 पोस्ट उसकी लाइक करें, अगर दोनों इंटरेस्टेड है तो वो कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो शुरुआत है, लेकिन किसी रिश्ते को लंबा चलाने के लिए जरूरत होती है फिर उसी ओल्ड स्कूल लव की, जब आप पेशेंस से, ईमानदारी से उस चीज को संभाल के रखना जानते हैं। वरना तो जितनी जल्दी से आप जुड़ते हैं उतनी उससे भी आसानी से आप अलग हो सकते हैं। लेकिन तो ये जो लव ड्रग की कहानी है वो उसी बारे में है कि भले ही प्यार करना बहुत आसान हो गया है, कम्युनिकेशन बहुत आसान हो गया है, लेकिन जब हम उस रिश्ते में हैं और उस रिश्ते को निभाने के लिए हमें ईमानदार होना पड़ता है, हमें लॉयल होना पड़ता है। क्योंकि जो झूठ होता है उसकी तासीर ऐसी होती है कि आप कितना भी छुपा के झूठ बोलो, या कितना भी छुपा के आप सीक्रेटली कोई गलत काम कर रहे हो, या कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ गए, या आप एक रिलेशन के रहते हुए किसी और 2-3 रिलेशन में हो, आपको पता है कोई नहीं देख रहा, लेकिन फिर भी क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो इस कुदरत में जाते हैं और वो लौट के आते हैं। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि बोलते हैं ना कि जैसे इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपता, उसी तरह धोखा भी तो कहीं ना कहीं से वो बात खुल जाती है। तो इसी तरह मार्टिन और शाजिया की लाइफ में होता है कि मार्टिन का एक धोखा, एक छोटा सा फ्लेम बहुत भारी पड़ जाता है उन पर। और लेकिन वो है ना कि प्यार को हम सिर्फ प्यार से ही हासिल कर सकते हैं, प्यार के लिए आपको झुकना भी पड़ता है। तो किस तरह मार्टिन अपनी गलती को रियलाइज करता है, और किस तरह वो झुकता है, और किस तरह वो वापस शाजिया का ट्रस्ट हासिल करता है, ये पूरी कहानी है लव ट्रक की। और ये कहानी यूथ है, और जो बाकी हर एज ग्रुप के लोग भी इससे कनेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में प्यार एक बहुत बहुत खास इमोशन है, और सबको एक हैप्पी लाइफ चाहिए। और एक ये जो है शायराना किस्म की इसमें मोहब्बत है, इसमें जुनून है, दीवानापन है, और गुस्सा भी है, नफरत भी है, तो वो एक्सट्रीम पर है। तो इसे लिखते हुए भी बहुत मजा आया। और जैसे ज्योति जी ने भी बोला कि जब वो कोई भी कैरेक्टर आप लिखते हैं तो आप उनसे सीखते हैं, इवॉल्व करते हैं, और आप एक्सप्लोर करते हैं। कोई भी फिक्शन जो है वो पूरी तरह फिक्शन नहीं होता है, वो आपके आसपास की ही कहानियां होती हैं, वो आपके भी एहसास होते हैं, आपके दोस्तों के एहसास हो सकते हैं, जिसको राइटर बड़ी खूबसूरती से लिखता है कि पात और जगह के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन उनमें सच होता है। क्योंकि फीलिंग चाहे फिक्शन हो, लेकिन फीलिंग पूरी दुनिया में So सेम होती reasonable. है। चाहे आप यहाँ की कहानी, चाहे भारत की कहानी हो, चाहे अमेरिका की कहानी हो, लेकिन जो प्यार का इमोशन है वो सेम होगा, जो धोखे का दर्द है वो सबको सेम होगा। तो इसलिए इससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। और मुझे अच्छा लगा कि मार्टिन और शाजिया खुद मेरे पास आए अपनी कहानी लिखवाई, क्योंकि ये कायनात से आपकी लिखने को कोई भी लिख सकता है, लेकिन जो कुछ खास कहानियां लिखी जाती हैं वो मुझे लगता है करेक्टर खुद ही आते हैं, खुद ही आपके कनेक्ट करते हैं कहीं से, और आप उनके मतलब आपके थ्रू, राइटर के थ्रू अपनी कहानी कहलवाते हैं। क्योंकि कई बार कहानी लिखते और सोचते समय हम कुछ और सोचते हैं कि इसकी एंडिंग ऐसी होगी, लेकिन जब आप लिखने लगते हैं तो आप खुद ही बहने लगते हैं, और वो कहानी आपको खुद ही अपना अंत, अपनी जर्नी वो सब बताती है।
हम सबको जोड़ती हुई ये आज के समय की कहानी है लव ड्रग। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मार्टिन और शाजिया दोनों के बारे में सुन के। वेल, इसी के साथ टुवर्ड्स द एंड वी शैल मूव नाउ। और आखिरी सवाल मेरा आप दोनों से है कि आनंदी और लव ड्रग के बाद अब आगे आपके क्या प्लान है, क्या होगा हमारे दर्शकों के लिए, हम सभी के लिए? अश्लील, अब ये तो बताना पड़ेगा कि सॉरी जी मैम, यू वर सेइंग समथिंग। मेरा एक और कहानी संग्रह पेंगुइन से आ रहा है अभी, कुछ पन्ने इश्क के नाम से, कुछ पन्ने इश्क, जो कि नवंबर में रिलीज होता है। उसके अलावा मैं 2 नॉवेल्स पे काम कर रही हूँ, रजिया सुल्तान की चिलमची और अमोरा। तो कोशिश है कि वो नेक्स्ट ईयर दोनों नॉवेल्स आए। साथ में कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, कोशिश है कि अपनी कुछ कहानियों को फिल्म के रूप में ढाला जाए। तो लगातार बहुत सारे आइडियाज चलते रहते हैं, और कब कौन सा किस आइडिया की किस्मत या किस कहानी की किस्मत रहेगी, कब वो किताब की शक्ल पहले एक्सप्लोर कर ले और कौन सी बाद में करे। तो ये एक प्रोसेस है, और उम्मीद है कि जितना लव ड्रग को प्यार मिला उससे कहीं ज्यादा आने वाली किताबों को मिलेगा। थैंक यू। काफी अच्छा लगा जानकर, और आपको उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। मेरी, हाँ जी, आनंदी के बाद मेरी एक पुस्तक आई है अभी हाल ही में मार्केट में, जो अंग्रेजी में है, हार्ट सैंक्चुरी एंड अदर स्टोरीज, जिसमें मैंने, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले ईरा जी कह रही थी, उससे मैं भी बहुत ज़्यादा अग्री करूंगी कि कहानियाँ यथार्थ से ही जन्म लेती हैं। तो हम अपने आसपास, अपने अंदर, यहाँ से ही ढूंढते हैं। यहाँ तक कि जैसा इन्होंने कहा, देश में विदेश में जहाँ भी देखो इमोशंस सेम रहते हैं। और उसमें एक और पॉइंट मैं ऐड करूंगी कि हम एलियंस की भी जब कहानी दिखाते हैं तो उसमें इमोशंस तो ह्यूमन ही दिखाते हैं। तो इमोशन, तो वही इमोशंस को लेकर के ये कहानियां हैं, शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन। ये अभी हाल ही में आई है बुक्स क्लिनिक पब्लिशिंग द्वारा, और लिटेरिया इनसाइट इज हैंडलिंग द मार्केटिंग एक्टिविटीज। और इसके अलावा 2 कहानियां हैं जो काफ़ी प्रीलिमिनरी स्टेज में हैं, एक हिंदी में है और एक इंग्लिश में है, जो अभी कॉन्सेप्ट के रूप में है। और मैं प्रे करूंगी कि वो जल्दी ही किताबों के रूप में आए और पाठकों तक पहुंचे। लव ड्रग और आनंदी के बाद बेशक इन सभी संग्रहों का, पुस्तकों का हमें इंतजार रहेगा। और इसी के साथ अब अगर हमारे ऑडियंस को कोई प्रश्न हो या कुछ कहना हो, या नीतीश सर आपको कुछ कहना हो तो। देखिए, जैसा कि मैं तो खैर क्या, सबसे पहले तो ईरा मैम और ज्योति मैम को सुन के काफी कुछ सीखने को मिला। और जैसा शुरू में आपने एक सवाल करा था कि हिंदी और इंग्लिश, मेरा हमेशा मानना रहा है कि लिटरेचर की कोई लैंग्वेज नहीं होती। मतलब आज भी इंडिया में भी हम पोलो कोयलो को भी पढ़ते हैं, अलग अलग भी लिटरेचर पढ़ते हैं। मसला ये है कि हम कितनी बेहतर से अपनी बात कह पाते हैं। जैसा ईरा मैम ने कहा कि प्यार का जो है इमोशन ना, मतलब चाहे ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस हो, और इस बात से मैं थोड़ा डिफर करूंगा ईरा मैम से कि ओल्ड स्कूल थॉट प्रोसेस बड़ा ये था, बेहतर था। आज के जो बच्चे हैं, चूंकि आप यंगस्टर्स हैं तो आपके सपोर्ट में थोड़ा बोलूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो कहते हैं ना, जो जाना तो ये जाना, जो पास नहीं है वो खूबसूरत है। तो हम ओल्ड स्कूल में नहीं गए, तो हमें लगता है वो बढ़िया था। और हमारे बाद के जो बच्चे आएंगे, जो 15 साल 20 साल बाद आएंगे, कहेंगे यार उनका टाइम ठीक था, हमारा टाइम खराब था। तो वो चीजें। और रही बात आनंदी पे, बस इतना कहूंगा कि कहीं ना कहीं जो मैम ने एक बात कही कि आज भी वो समाज में प्रॉब्लम है, और शायद पता नहीं कितने सालों तक रहेगी। कहीं ना कहीं हमें जो है एक चीज समझनी पड़ेगी कि प्रॉब्लम्स तो दुनिया में हमेशा से थी, बस उनका स्वरूप और रूप चेंज हुआ है। महिलाएं हमने पहले भी देखे हैं जो काफी शिक्षित थी और आज भी काफी शिक्षित है। महिलाएं पहले भी अनपढ़ रही हैं, पुरुष भी अनपढ़ रहे हैं और आज भी रहे। बस मसला ये है कि हम क्या उस किताब को पढ़ के एक इंसान को भी, एक इंसान की जिंदगी, एक महिला, एक लड़की की जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि यकीन मानिए, आप पूरी दुनिया तो नहीं बदल सकते। तो हमें हमेशा से मैं मानता हूँ कि शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए। आप खुद जी। बदलेंगे तो हो सकता है आपको देख के कुछ लोग और इंस्पायर होंगे। और इरामा में एक बात मैं ऐड करूंगा, सच में, मतलब जब मैम ने मुझे किताब दी तो इन्होंने अपना प्रोफाइलिंग दी कि मैं लंदन में रही हूँ, मैं यूएस में रही हूँ, मैंने यूरोप घूमा। मैंने कहा जो इंसान लंदन यूएस में रहा है वो एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी कितना लिख पाएगा। क्योंकि कहते हैं कई बार किसी चीज को लिखने के लिए, जैसे आप लव पे लिखती हैं,
प्यार के लिखने के लिए ब्रेकअप होना भी तो जरूरी है, एक बार पता तो चले ब्रेकअप का दुख क्या है, क्योंकि फिल्में और किताबें पढ़ के ब्रेकअप का दुख तो नहीं समझ आएगा। तो नहीं, सॉरी, ये इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ, अच्छा क्योंकि अगर इस तरह तो फिर आप बोलेंगे कि जो मर्डर मिस्ट्री लिख रहा है उससे तो 2-4 मर्डर करके आना चाहिए। तो नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि लेकिन लेखक जो है वो अनुभव करता है और ऑब्जर्व करता है, वो बहुत जरूर। हम ऐसे पात्र लिखते हैं, मान लीजिए हम कोई ट्रांसजेंडर पात्र लिख रहे हैं या हम कोई गे पात्र लिख रहे हैं, तो हमें नहीं पता उसका अनुभव क्या है, लेकिन हम उससे बात करके जानते हैं। उसी तरह जैसे ज्योति जी बाहर भी रही है, लेकिन जब एक राइटर होता है वो ऑब्जर्वर होता है और जी थिंकर होता है, वो पढ़ता है, वो देखता है, वो लोगों से बात करता है और उस तरह चीजें क्रिएट करता है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके अनुभव का हिस्सा ही रहे। अनुभव जी का हिस्सा है तो और अच्छी बात है, ये अच्छी लेकिन बात है। अनुभव का हिस्सा ना होने पर भी राइटर, जो जितना अच्छा राइटर होगा, जो जितना डीप सोचता होगा, वो उतना ओरिजिनलिटी से लिख सकता है, भले ही वो उस अनुभव से कभी गुजरा ही ना हो। जी, और कहीं ना कहीं वो भी होती है कि एक हमारा एज अ राइटर जो है थोड़ा काम मुश्किल हो, जैसा आपने कहा कि वो शायद और बेहतर होगा, तो उस अनुभव को हमने जिया है, तो वो मुश्किल काम बिल्कुल। ज्योति मैम ने किया है थैंकफुली, और काफी लोग पसंद कर रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे। अच्छा, एक बड़ी अच्छी बात लगी मुझे आज इस सेशन की, कि हमारे जो दोनों गेस्ट हैं वो दोनों हिंदी के ऑथर्स हैं। मतलब बहुत सारी चीजें, मैं चूंकि काफी ऑथर से रेगुलर बेसिस पे मिलता हूँ, तो लोग हिंदी को बड़े, सॉरी टू से, हे दृष्टि करे हिंदी में लिखता है तो पता नहीं क्या ही लिखता होगा, सॉरी टू से। लेकिन बहुत अच्छा लगता है जबकि हिंदी लिटरेचर को लेके इतना ज्यादा मतलब एक क्रेज आज हम क्रिएट कर पा रहे हैं। क्या संडे के दिन शाम में, जब शायद आज के यंग बच्चे, IIT से यंग बच्चे, उनके पास बहुत सारी चीजें हैं करने को, और वो हमें सुन रहे हैं, तो सबसे पहले तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अश्नीर जी, आपकी और आपकी पूरी टीम को, दलित क्लब की टीम को, IIT बेचू की मैं टीम को, एक जो बहुत आखिरी छोटी सी बात कहना चाहूंगी कि जब जी हम हिंदी की फिल्में देखते हैं, हिंदी के गाने गुनगुनाते हैं, उन पे खूब डांस करते हैं, तो हिंदी की किताबें क्यों नहीं पढ़ते हैं? खासकर नॉर्थ की जो बेल्ट की भाषा हिंदी है, तो उस भाषा को हमें प्यार करना चाहिए और उस भाषा पे हमें गर्व होना चाहिए। जी इंग्लिश बहुत यकीनन। जरूरी है आना, लेकिन हिंदी, क्योंकि कोई भी भाषा कभी आपके ज्ञान का प्रतीक नहीं होती है कि आप इंग्लिश बहुत बहुत अच्छी सुंदर। जानते तो आप बहुत ज्ञानी हैं। नॉलेज जो है वो किसी भी भाषा में हो सकता है एक साउथ इंडियन, एक मलयालम जानने वाला बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, एक इंग्लिश जानने वाला। तो ज्ञान को जरूर। कभी भाषा से नहीं नापना चाहिए। और अगर आपकी भाषा मूल रूप से हिंदी है, तो जैसे आप हिंदी फिल्में देखते हैं, गाने सुनते हैं, उसी तरह हिंदी किताबों को भी प्यार करिए और ज्यादा से ज्यादा किताबें पढ़िए, क्योंकि किताबें जो है उनकी एक खुशबू होती है और बहुत जरूरत है कि किताबों को बचाए रखा जाए। जी डिजिटल पढ़ना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप किताब को हाथ में लेके पढ़ते हैं तो उसका एक अलग फील होता है। वो एक आप मेडिटेशन की तरह होता है, क्योंकि आप हर चीज से कट के उस किताब को पढ़ते हैं। और जब जब डिजिटल पढ़ रहे होते हैं तो आप 4 और चीजें देखते हैं, बीच में मैं व्हाट्सएप चेक कर लूं या मैं फेसबुक पे देख लूं। तो इंस्टा पे रील मुझे लगता अपलोड है कर यंग लूं। बच्चों को जो भी सुन रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगी कि आप लोग बुक से कनेक्ट होइए, फिर देखिए कितना मजा आता है। भले ही आप दिन में सोने से पहले 10-15 मिनट ही पढ़ें, पर वो 4 पन्ने आप पढ़ेंगे ना, तो वो अलग फील देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ज्योति जी को ये बहुत सही बधाई बात है आनंदी मैम। के लिए। धन्यवाद आपको भी। थैंक यू। जी और इसी के साथ अगर हमारे दर्शकों में से किसी को कोई सवाल है तो ये पूछ सकता है। Good afternoon, ma'am. Ma'am, I want to ask, like, अगर आप एक पर्टिकुलर जॉनरे में राइटिंग कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे जॉनरे में शिफ्ट करना कितना मुश्किल या कितना आसान रहता है एक राइटर के लिए? लाइक अगर आप रोम कॉम्स लिख रहे हैं, उसके बाद आप डायरेक्ट मिस्ट्री थ्रिलर्स में अगर आप शिफ्ट करना चाहें, आप कुछ लिखना चाहें, तो उस चीज़ में, उस शिफ्ट में कितना टाइम लगता है? ये सवाल मुझसे है या ज्योति जी से है? मैम, इरा मैम। ओके। देखिए, जो अलग जॉनरा होता है, एक तो कई राइटर्स एक फिक्स जॉनरा में ही लिखते हैं कि मैं सिर्फ लव स्टोरी ही लिखूंगा या मैं सिर्फ हॉरर ही लिखूंगा, और कॉमेडी वाले अलग होते हैं। वैसे तो अक्सर लोग चुन लेते हैं कि मेरी एक्सपर्टीज इसमें है, मैं यही करूंगा। लेकिन कुछ राइटर्स होते हैं, जैसे मैं लव लव का जॉनरा लेती हूँ और ह्यूमर कॉमेडी का मेरा जॉनरा है, तो ये शिफ्टिंग बहुत आसान होती है, क्योंकि और अक्सर मेरी कोशिश भी रहती है कि मेरे अगर मैं लव स्टोरी भी लिख रही हूँ तो इसमें एक ह्यूमर का टच आए,
क्योंकि उसके बिना जिंदगी में कोई रस नहीं है। आपको जैसे ओशो ने बोला था कि गंभीरता एक रोग है, तो जितना हो उसको आपको लगना चाहिए कि चीजें लाइट हों। और यात्रा तो कई बार मुश्किल भी होती है कि मान लीजिए आप कोई क्राइम थ्रिलर लिख रहे हैं, तो आपको एक बिल्कुल अलग जोन में जाना पड़ेगा, उसके लिए काफी स्टडी भी करनी पड़ेगी कि क्रिमिनल किस तरह से सोच रहा है। लव स्टोरी लिखना आसान भी नहीं होता, क्योंकि लव स्टोरी में भी कितनी बार लव स्टोरी लिखी जा चुकी हैं। और आप हमेशा, एक लड़का होगा एक लड़की होगी, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, वो किस तरह उसको फेस करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन हर बार नया क्या लिखना होता है कि उनके बीच जो बातें हैं वो नई हो, जो पहले दोहराई नहीं गई है। तो वो एक चैलेंज होता है। बाकी हर जॉनरा अपना अलग अलग उसका फ्लेवर है, लेकिन ये चैलेंज होता है कि वो कहानी जो भी आप लिख रहे हैं वो पहले ना दोहराई गई हो, उसमें फ्रेशनेस हो। वो इम्पोर्टेंट कि आप कॉमेडी कर रहे हो तो उस कॉमेडी में भी फ्रेशनेस हो, वो जिंदगी से उठाई हुई कॉमेडी हो। वो ऐसा नहीं लगे वो तो कि बिल्कुल अलग दुनिया की बात हो रही है, उसे लग रहा हो कि अरे ये तो मैं रोज देखता हूँ और कितनी सिंपल बात है और इसमें मजा आता है। तो इस तरह का है कि आप ऑब्जर्व करते रहे, सुनते रहे, लोगों से बात करते रहे, तो वही आपकी जो होमवर्क है वही आपकी डोज है। और वही एक राइटर के लिए खाद पानी है कि आप जितना ट्रेवल करें, जितना लोगों से बातें करें, आपको नई नई थॉट्स मिलेंगी। और वो कोई किसी भी जॉनरा में आप लिखें, नई थॉट्स, फ्रेश थॉट्स का होना बहुत जरूरी है। अच्छा स्नेह जी, थोड़ा टाइम का कांस्टेंट है तो यू वुड हैव टू क्लोज द सेशन। जी, तो लास्ट बेशक। क्वेश्चन है खेतान जी का, वो हाँ, नमन खेतान जी का एक सवाल है आखिरी, उसके बाद हम सेशन कंक्लूड करेंगे। ज्योति मैम, ये आपसे सवाल है क्योंकि आपने इसका जिक्र भी किया था पिछले एक सवाल में कि रीडिंग का कितना रोल है राइटिंग में। जी, रीडिंग का तो बहुत ज़्यादा रोल है, क्योंकि अभी जैसे थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी, नीतीश जी ने भी कही और ईरा जी ने भी कही कि जो है वीडियो कंटेंट जो हम देखते हैं आज, वो काफ़ी एंटरटेनिंग रहता है, लेकिन जो रीडिंग है वो बहुत एनरिचिंग रहता है। वो हमारे मस्तिष्क के उन भागों को जो है जागृत करता है कि हम सोचने को मजबूर होते हैं काफी कुछ। जैसे वीडियो में तो हम देख रहे हैं ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, लेकिन उस पढ़ते वक्त हमें वो सब इमेजिन करना पड़ता है। तो जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं वो डेवलप होती हैं। और जितना ज़्यादा हम पढ़ेंगे, जितने अलग अलग, जैसे अभी जॉनर की बात हो रही थी, अलग अलग जॉनर से पढ़ेंगे तो फिर वो उतने ही आइडियाज और हमारे जनरेट होते हैं और हमें पता चलता है कि, और वो अपने आप हमारे लेखन में भी आ जाता है। जितना पढ़ेंगे उतना अच्छा लिखेंगे। तो लेखन का जितना महत्व है उतना ज्यादा रीडिंग का है। तो जैसा कि मैं हमेशा बोलती भी रहती हूँ, रीडिंग इज एनरिचिंग एंड राइटिंग इज लिबरेटिंग। सो रीड अ लॉट, एनरिच योरसेल्फ, एंड देन राइट एंड लिबरेट योरसेल्फ। सो वो मैं बिलीव करती हूँ ऐसा, और मेरे लिए रीडिंग का बहुत ज्यादा महत्व है। और आई थिंक नीतीश जी भी अग्री करेंगे, क्योंकि बीइंग एन एडिटर एंड आल्सो अ राइटर हिमसेल्फ, तो रीडिंग का बहुत ही ज्यादा महत्व है एक राइटर के लाइफ में। ये तो हम सभी के लिए बहुत जरूरी बात थी कि रीडिंग करनी ही चाहिए, हमें अपनी जिंदगी का एक अभिन्न अंग इसे बनाना चाहिए। और इसी के साथ जैसा कि समय हमारे पास सीमित है, मैं ईरा मैम और ज्योति मैम, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने समय निकाला अपनी पुस्तकों पर बात करने के लिए, और आपको अपने आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं लिटेरिया इनसाइट्स और IIT BHU की तरफ से। Nitish sir, thank you very much for organizing this, and thank you very much audience for connecting so well with us. Thank you very much. Thank you, Thank you, and thank you IIT BHU. Thank you. Thank you, IIT.